हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 को यानी कि प्रश्नावली 4.1 को डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का इस सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हम लोग आज इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि चैप्टर 4 जो है यानी कि 4.1 चैप्टर जो है हमारा क्या है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा कि क्या हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात जैसा कि नाम से लग रहा है, द्विघात, घात मतलब क्या होता है पावर, और द्वि मतलब दो, यानी कि ऐसा समीकरण जिसका घात यानी कि पावर क्या हो, दो हो। ठीक है, उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। और इसका एक फॉर्मेट होता है कि इस फॉर्म में वो पाया जाएगा। जैसे इसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी कि द्विघात समीकरण इस फॉर्म में अगर आएगा तो हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि द्विघात समीकरण है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। नीचे दिए गए यहाँ 8 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब इसको हम लोग को चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोगों को देखना है इसको सॉल्व करके कि इस फॉर्म में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां इसको उसी पे पुट करेंगे, a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2, a के जगह पे हमारा x है और b के जगह पे हमारा 1 है, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए 2x हो जाएगा गुना होकर के, माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिए x² प्लस सबको गुना कर देंगे यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। इस 2x को इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो माइनस 2x, इस 6 को इधर ले आएंगे तो माइनस में है तो प्लस 6। इधर क्या बचा, तो हमारा 0 बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, देखिए x² का x² होगा प्लस 2x और 2x, माइनस और प्लस है दोनों कट जाएगा। यहाँ का क्या बचा, देखिए तो प्लस 1 और प्लस 7 क्या हो, प्लस 6 प्लस 7, इस फॉर्म में हमारा आया। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये जो फॉर्मेट किस फॉर्म में आया है, सो बताइए। अब ये जो फॉर्म है क्या इसके रूप में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x² तो है। a का मतलब क्या है, a मतलब कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ चलिए अलग कलर से हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यानी कि 1x² तो हो गया ना, प्लस अब देखिए bx, तो b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। तो मान लीजिए इसको 0x लिख सकते हैं, क्योंकि 0x को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस c के जगह पे हमारा कोई नंबर है 7, तो 7 यानी कि इसके बराबर 0। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आया, यानी कि x² है और c है, b का वैल्यू हमारा 0 है, इस फॉर्म में आ गया। यानी कि ये क्या होगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्या होगा, द्विघात समीकरण है। तो यहां लिखेंगे यतः, अतः यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो हमारा समीकरण द्विघात होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। अब सेकंड में हम लोगों को सेम प्रोसेस ये करना है। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड का क्वेश्चन x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 3 माइनस x। ठीक है, ये हमारा है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए x² का x² माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 3 के साथ गुना होगा तो माइनस 6, माइनस 2 माइनस x के साथ गुना होगा तो प्लस 2x।
क्लियर है। अब देखिए सबको इधर लेके आना है हम लोगों को, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 एंड ये माइनस प्लस में है तो माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 2x क्या होगा, माइनस 4x प्लस 6। अब बताइए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, आप बताइए। तो है तो ना, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे हमारा 4 है, c के जगह पे 6 है, एक्स स्क्वायर और x है ही, यानी कि यतः यहां लिखेंगे यतः यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। और द्विघात मतलब यहां देखिए सबसे बड़ा घात 2 ही है ना, यहां पे क्या है, सबसे बड़ा घात जो है हमारे पास 2 ही है, यानी कि द्विघात समीकरण ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे पास, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 एंड x प्लस 3। ठीक है, इसको हम लोग को देखना है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, कैसे, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x को एक बार x से गुना करेंगे, फिर x को करेंगे 1 से, सेम 2 को एक बार x से एंड 2 को 1 से, और सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे और देखेंगे हम लोगों का द्विघात आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखिए x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को फिर 1 से करेंगे तो प्लस x। क्लियर है। अब माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x एंड माइनस 2 को 1 से करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू, हो गया। क्लियर है। अब देखिए सेम x को x से करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो प्लस 3x, 1 को x से करेंगे तो माइनस x एंड माइनस प्लस माइनस 1 को 3 से करेंगे तो 3, हो गया। अब सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे। अब एक साइड अगर लेके आते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 हो गया, इसको ले आएंगे तो जो यहाँ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा बराबर की साइड आने के बाद, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कटेगा, ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जोड़ दीजिए, देखिए 2x माइनस है माइनस 3x कितना हो गया, माइनस 5x और x और x प्लस 2x, यानी कि माइनस 5x में प्लस 2x हो गया तो माइनस 3x हो गया। x वाले का काम खत्म। देखिए किस किस का काम हमारा हो गया, x 2x 3x एंड x का। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस 2 एंड प्लस 3, तो माइनस 2 और प्लस 3 को ऐड करेंगे तो प्लस 1 बराबर 0। अब आप बताइए क्या यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इस फॉर्म में आया है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आया है क्या, नहीं आया है ना। तो अगर नहीं आया है तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, या फिर 4 आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस सारे में करना है, ठीक ना, सेम प्रोसेस। देखिए यहां पे जब हम लोग देखिएगा इसमें जाएंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, बाकी सेम प्रोसेस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद करना है। सेम प्रोसेस देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, अगर 7 में हम लोग जाएंगे तो a प्लस बी का, चलिए 7 हम लोग बना के ही देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आप लोग होमवर्क है, आप लोग घर में इसे खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको हमें बताना है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए ना। तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b।
ए हमारा फॉर्मूला होता है। सेम a माइनस बी का अगर होल क्यूब बोले, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा है, तो इसका क्या होगा, सिंपल, जहां प्लस है वहां माइनस कर देना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, सिंपल, ठीक है। सिर्फ यहाँ जो प्लस है यहाँ क्या करना है, माइनस कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का, तो क्या होगा, a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बी क्यूब होगा प्लस 3a का मान x, b का मान 2, 3ab हो गया, और a प्लस बी यानी कि x प्लस 2। क्लियर है। सेम प्रोसेस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2x का क्यूब माइनस 2x। क्लियर है। अब देखिए यहां से क्या होगा, देखिए x क्यूब होगा, x क्यूब प्लस 2 का पावर 3 8 होगा, एंड प्लस देखिए 3 दूनी 6x होगा, यहाँ 6x को x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा, प्लस 6x को 2 से करेंगे तो 12x होगा। सेम इधर क्या करेंगे, 2x क्यूब इधर भी है माइनस 2x, 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए सबको हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, क्योंकि दोनों को इधर हम लोग लेके आए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए 2x क्यूब में एक x क्यूब प्लस हो गया तो माइनस x क्यूब बचा, प्लस 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर, 12x और 2x प्लस 14x और ये प्लस 8। अब बताइएगा ये क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम घात है हमारे पास क्या है, 3 आ गया है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जो मैक्सिमम घात है वो क्या आया, 3 आया, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा समीकरण है, ये इस फॉर्मूले में, चूंकि यह समीकरण लिखेंगे, यह समीकरण किसमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, ठीक ना। इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, सिंपल, ठीक ना। ये क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के रूप में नहीं है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। आपके पास 8 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और 8 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखिए, 8 नंबर भी आप लोग खुद से करें। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे और देखेंगे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्या बोला है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे किसी का मान नहीं लिखना, सिर्फ द्विघात समीकरण यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हमको यहाँ क्या करना है, इसको बना करके छोड़ देना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। देखिए ये हमारा क्या है, आयत है ना, क्या है, आयत है। एक भूखंड हो गया, जमीन का टुकड़ा हो गया, जिसका क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे हल में। दिया है क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए क्षेत्र का जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चलिए माना कि क्या होगा, देखिए अगर क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है, इसका 2 गुना से एक अधिक। 2 गुना से एक अधिक मतलब इसका 2 गुना यानी कि 2x और एक अधिक मतलब प्लस। अगर आप कोई 2 दोस्त हैं और अगर आपके पास 10 रुपया है और आपके दोस्त के पास आपसे 2 गुने से 2 अधिक है या फिर 2 गुना से 1 अधिक है, तो उसके पास कितना रुपया होगा, आपके पास 10 है तो उसके पास 2 गुना से 1 अधिक यानी कि 10 दूना 20 रुपया और 1 रुपया एक्स्ट्रा है यानी कि 21 रुपया है। सेम प्रोसेस यहाँ क्या बोला है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने यानी कि 2x हो गया, उससे 1 अधिक प्लस 1 होगा। तो यहां माना कि चौड़ाई बराबर
क्या x, तो लंबाई बराबर क्या 2 गुना से 1 अधिक यानी कि प्लस हो गया। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसका क्या होगा, हम लोग को द्विघात समीकरण निकालना है। तो देखिए लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, क्षेत्रफल पता है, तो आप बताइए, तो चूंकि क्या आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, तो लंबाई गुना में चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। अब लंबाई हम लोगों को पता है 2x + 1 एंड चौड़ाई हम लोग को पता है x। तो आप बताइए ये द्विघात समीकरण में कैसे आएगा, इसको गुना करेंगे इसके साथ 2x² + x है ना, बराबर क्या बचा इधर 500। देखिए इधर आयत का क्षेत्रफल तो दिया है ना, गिवन है 528। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2x² + x बराबर 528, या फिर 2x² + x - 528। अब बताइए आप ये द्विघात समीकरण में आ गया है ना, ax² + bx + c के फॉर्म में आ चुका है, तो ये हमारा क्या होगा, सिंपली आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में और देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो एक ऐसा समीकरण आपको बनाना है जिससे पूर्णांक ज्ञात हो जाए। तो क्या बोला है, 2 धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि जो प्लस में हो, माइनस में नहीं चाहिए। तो माना कि देखिए 2 धनात्मक दिया तो नहीं ना है, तो क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन में 2 क्रमागत बोला है, तो आप बताइए क्रमागत मतलब क्या होगा। तो जैसे अगर हम मान लीजिए कि बोले कि 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। अगर बोले 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है, 51 आता है। तो ये दोनों क्या हो गया, क्रमागत हो गया, मतलब क्रम के अनुसार। जैसे अगर 1 ले तो 1 के बाद 2, 4 के बाद 5, 10 के बाद 11, क्रमागत हुआ ना, तो उसी क्रमागत का यहाँ बात किया गया है। तो क्या होगा, अगर हम बोले 1, तो 1 में क्या जोड़ दिए, 1 जोड़े तो 2 आ गया कि नहीं, यानी कि 1 और इसमें 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया, दोनों क्या है, क्रमागत है। अच्छा चलिए अगर हम बोले 49, इसमें +1 कर देंगे, +1 तो 50 हो गया, और ये दोनों क्या हो जाएगा, क्रमागत हो जाएगा, क्योंकि एकदम जस्ट 49 के बाद 50 आता है। सेम उसी प्रकार हमको पता नहीं है कि 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है, तो क्या करेंगे, माना कि पहला धनात्मक क्या होगा, पूर्णांक बराबर क्या है, x है, पहला धनात्मक पूर्णांक x। तो दूसरा क्या होगा बताइए, क्रमागत बोला है ना, तो उसके बाद x के बाद क्या आएगा, तो x में से 1 जोड़ देंगे, सिंपल। तो दूसरा क्या होगा, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x में 1 जोड़ देंगे, तो दोनों क्रमागत हो गया। तो एक पूर्णांक पता चल गया, दूसरा पता चल गया। अब बोला है दोनों का गुणनफल, तो चूंकि दोनों का गुणनफल क्या है, दोनों का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है, तो 306। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों को गुना कर देंगे, x × x + 1 बराबर 306। ठीक है, अब देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x, इसको इधर ले आएंगे तो -306 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण में है ना, पावर में 2 है, और ax² + bx + c के फॉर्म में भी है, तो इस तरह से इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है। रोहन अगर 10 साल का है तो उसकी माँ 26 साल, यानी कि 10 + 36 साल हो गया। अच्छा, उनकी आयु में वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर नंबर 3 में भी देखे थे, बहुत ही इजी है। देखिए क्या करना है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन में सॉल्यूशन में क्या करना है कि मानना है, माना कि इनका वर्तमान आयु तो नहीं दिया है ना, तो माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या है, x है।
वर्तमान आयु x मानते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि अभी कितना साल का है। तो उसकी मां, उसकी तथा उसकी मां की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अभी अगर x है, उसकी मां 26 साल बड़ी है, तो x में 26 जोड़ देंगे। समझ में आया? रोहन की आयु x था और उसकी मां उससे 26 साल की बड़ी है, तो उसका उम्र में 26 साल जोड़ देंगे, तो दोनों का वर्तमान आयु आ गया। अब क्या बोला, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बोला है ना, दोनों की आयु, दोनों की आयु क्या हो जाएगा बताइए। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगा, अगर वर्तमान रोहन का x है तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा, तो रोहन बराबर क्या होगा, x में 3 जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है नहीं। मां का उम्र क्या होगा, तो मां का भी 3 साल बड़ी हो जाएगी ना 3 साल के बाद, यानी कि x प्लस 26 है अभी, तो x प्लस 26 प्लस 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगी। क्लियर है? कब, तो 3 साल के बाद। तो 3 साल में क्या बोला है कि गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है ना, 3 वर्ष का बाद जो उम्र है, क्या बोला है, जो 3 साल के बाद का जो उम्र आया है, इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो बताइए, 3 साल का आयु निकल गया, इन दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे, 360 हो जाएगा। कैसे, तो क्या करेंगे, अब x प्लस 3, देखिए x प्लस 3 है ना, गुना करेंगे किस में, तो x प्लस 29 में। इन दोनों का गुणनफल कितना बोला है, तो 360 हो जाएगा। क्लियर है? अब 360 हो जाएगा, तो अब यहां से हम लोग गुना करेंगे। देखिए x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x को 29 से करेंगे तो 29x, प्लस 3 को x से करेंगे तो 3x, और 29 को 3 से करेंगे तो 87 बराबर 360। क्लियर है? अब देखिए यहां से x स्क्वायर 29x और 3x कितना होगा, प्लस 29 और 3 32x। देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो 387 प्लस 87 है, इधर लाएंगे तो साइन चेंज होगा, 360 माइनस में हो जाएगा। अब अगर इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस करेंगे तो कितना, 10 में से 7 गया तो 3 आया, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 5 बचा, यानी कि 35 में से 8 गया तो हमारा 27 बचेगा, 273 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया। तो इस तरह से यहाँ से हमारा दोनों का आयु निकल जाएगा, x का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि कितना दूरी चली हो, तो 480 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हल अगर हम करेंगे इसका, अगर इसका हल हम करेंगे तो देख पा रहे हैं कि दूरी तो दिया है ना, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी हमारे पास 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर दिया गया है। अच्छा चाल दिया गया है नहीं ना, समान चाल बोला है। अब जो समान चाल है तो मानेंगे ना, माना कि किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा सामान्य चाल बराबर, सामान्य चाल तो नहीं दिया गया है ना, तो x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेंगे। क्लियर है, दूरी दिया है, चाल हम लोगों ने x मान लिया। तो अब बताइए समय निकलेगा, समय, इसलिए समय बराबर, अब समय का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा
समय। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो समय बराबर क्या होगा, तो सेम दूरी बटा में चाल हो जाएगा, दूरी बटा में चाल होगा। यानी कि समय जो है उस समय क्या होगा, समय बराबर दूरी कितना है तो 480 है, चाल कितना है तो x है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है आगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब देखिए ये समय जो है ना, ये हमारा समय 1 इसको मान के चलेंगे। देखिएगा ये हमारा क्या होगा, समय 1 यानी कि टाइम 1, t1 हमारा कितना होगा 480 बटा में x होगा। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट कंडीशन बोला, सेकेंड कंडीशन क्या बोला, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अगर देखिए अब क्या बोला है, अब चाल बराबर क्या बोला कि पहले x था, अब 8 कम हो जाए, तो x था पहले 8 कम हो गया, यानी कि 8 माइनस कर देंगे, है ना। अब चाल कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो उसी दूरी यानी कि दूरी बराबर सेम दूरी, वही दूरी रहेगा, जितना दूरी 480 था वही दूरी फिर रहेगा 480 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, तो 3 घंटे अधिक समय, तो पहले टाइम निकालेंगे ना, टाइम बराबर सॉरी t2 हो जाएगा, यहाँ t1 तो हम लोग यहाँ था, t2 बराबर क्या होगा, सेम फॉर्मूला दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 480, चाल कितना है नया वाला x माइनस 8। क्लियर है, t1 आ गया, t2 आ गया। अब क्या बोला है, आप देखिएगा कि इन दोनों जो है 3 घंटा अधिक समय लेती, मतलब दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 10 रुपया है, आपके पास आपके दोस्त के पास आपसे 4 रुपया अधिक है, यानी कि आपका दोस्त के पास 14 है, आपके पास 10 है, यही ना हुआ। तो 14 में 10 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो जितना अधिक या कम रहेगा वही दोनों का क्या होता है, अंतर होता है। तो अब दिया है क्या, दिया है ना, अब दिया है क्या, t2 माइनस t1 बराबर कितना हमारा 3 घंटा। क्लियर है, t2 कितना है हमारा 480 बटा x माइनस 8 माइनस t1 कितना है 480 बटा में x बराबर 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 एलसीएम आ गया, x माइनस 8 कट गया, तो 480 को x से गुना कर देंगे तो 480x माइनस x कट गया तो 48 गुना होगा x माइनस 8 से बराबर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आगे तक आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग, अब देखिए इस तरह से हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कि देखिए क्या था, a आया ना, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 480x, ठीक है, माइनस 48 को x से गुना करेंगे तो 48x, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 48 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौक 32 और 6 32 और 6 38 384 बटा में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या होगा 480x माइनस 48x प्लस 384। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से a मल्टीप्लाई होगा तो बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 दिया 24x। अब इसको इधर उधर करके हम लोग करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर को 3x स्क्वायर को उधर ही रहने देंगे, माइनस 24x को भी रहने देंगे, सब को उधर ले जाइए तो माइनस 480x, सॉरी हाँ प्लस में है माइनस, माइनस है तो प्लस 48x माइनस 384 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, 3x स्क्वायर 24x और कहाँ x है 48x, बताइए 48x में 24x माइनस हो गया तो प्लस 24x बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, प्लस एक और है 480x है, माइनस होगा माइनस 480x माइनस 384 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को भी घटाएंगे तो x में आएगा ना हमारा आंसर, यानी कि ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो यही तो हम लोगों को लाना था। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे और आप देख रहे हैं कि कितना इजी चैप्टर था, सिर्फ द्विघात समीकरण निकालना था। तो आप लोगों ने जाना इस चैप्टर में कि द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसका घात जिसका पावर 2 होता है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं, और किस फॉर्म में होता है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 जो कि हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा न्यू एनसीईआरटी का बुक है ना, जिसमें हमारा चैप्टर 4.2 एंड 4.3 है। हमारे पुराने एनसीईआरटी का 4.3 को डिलीट कर दिया गया है, और जो 4.4 में था पुराना में, वो हमारा 4.3 में आ गया है। तो हम लोग आज दोनों एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट देखेंगे। आप अगर हमारे 4.1 को नहीं देखे होंगे तो हमारे जाके प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहां से पहले एक्सरसाइज 4.1 को देखें, उसके बाद आप इस चैप्टर में आए ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 और देखेंगे इसके सारे बेसिक फैक्ट्स को और सारे कंसेप्ट को। तो चलिए आज है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 का। क्या बोला है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है, लेकिन किस विधि से, तो हमारा यहाँ क्लियर किया है गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, हमारा यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया है क्योंकि इसका घात 2 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था कि द्विघात समीकरण किस फॉर्मेट में होता है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में होता है, जिसमें a हमारा नंबर है, b भी हमारा नंबर है एंड c भी हमारा कोई ना कोई नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि में इस फॉर्म में लाते हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ कि ये है मतलब द्विघात समीकरण में या नहीं। तो बिल्कुल द्विघात समीकरण में है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड विधि से बोला है तो यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे, तो मान लीजिए इसका हल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है 10x। यानी कि कोई ऐसा डिजिट हम लोगों को सोचना है, 2 डिजिट, जिसको गुना करने पर तो 10 आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारा 3 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर हमारा होगा, तो देखिए अगर हम 5 को और 2 को गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। यानी कि हमारा जो नंबर का कॉम्बिनेशन होगा वो 5 और 2 होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 3x लाना है ना, यानी कि माइनस 5 बड़ा वाला माइनस में होगा, छोटा वाला प्लस में, तभी तो माइनस में आएगा। तो यहाँ माइनस 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। देखिए माइनस 5x में 2x प्लस हो गया तो माइनस 3x हो गया, और 5 दूनी 10x हो गया। ठीक है, माइनस 10 का 10 रहने देंगे। अब देखिए इन दोनों का पेयर, किसका किसका पेयर लगेगा, तो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर लगाएंगे हम लोग। अब इनका पेयर में क्या होगा, हम लोग देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो x हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा, और यहाँ एक x बचा, यहाँ 5 बचा। क्लियर है, सेम प्रोसेस, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, कोई कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ 2 और यहाँ 10, 2 से कट जाएगा, यानी कि प्लस 2 यहाँ कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ माइनस 5 बचा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों, ये दोनों जगह पे, ये दोनों जो है ना, ये दोनों नंबर हमारा सेम आना चाहिए। x माइनस 5 x माइनस 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 2 हमारा हो जाएगा, x प्लस 2, और इन दोनों में कोई एक, तो क्या होगा x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक बार लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 0। अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए x बराबर क्या होगा, इधर 2 गया तो माइनस 2 हो जाएगा, और x बराबर इधर क्या होगा, माइनस में 5 है, इधर जाके प्लस में 5, यानी कि x बराबर -2 और x बराबर 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है,
सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण में है। यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग को ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा पेयर कोई 2 नंबर का ढूंढना है जिसको गुना करने पर क्या आया है, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 आए और जोड़ने घटाने पर 1x आए। तो ऐसा सोचिए कि किसको किसको हम लोग गुना करेंगे, जो आएगा गुना करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 1 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12 आ जा रहा है, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 3 माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पेयर हमारे पास मौजूद है 4 और 3 का। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर होगा। इस x को क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 4x, यहाँ प्लस x लाना है तो माइनस 3x घटाएंगे, तो 4x में 3x ला गया तो 1x बचा, और 4 तिया 12 भी हो गया, माइनस 6 का माइनस 6 0। सेम प्रोसेस जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। देखिए इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 2 4, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है, प्लस में x और x कॉमन आ रहा है, यानी कि 2x यहाँ से कॉमन, यहाँ बचा x प्लस 2x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। यहाँ देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस कॉमन आ गया हमारा। एक बात और क्या है, यहाँ x है लेकिन x नहीं है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 कॉमन आएगा। यहाँ क्या होगा, तो x होगा प्लस 3 दूनी 6। देख रहे हैं आपका यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 2 हमारा क्या आया, सेम आया, यानी कि हम गुणनखंड सही किए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को 1 नंबर हो गया हमारा, और एक हो गया x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एक बार, और एक बार लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 2x बराबर प्लस 3 हो गया, यानी कि x बराबर 3/2, x बराबर क्या आया, 3/2 आ गया। सेम प्रोसेस x बराबर माइनस 2 लिख सकते हैं, एक हमारा x बराबर -2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें इसका आंसर फाइंड करेंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 में। चलिए इसको इरेज करेंगे हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस वही, सिर्फ यहाँ रूट है तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, बस उसी तरह हमको करना है। क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले देखना है क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए अगर 5√2 को मल्टीप्लाई करें हम लोग √2 से तो क्या होगा, √2 हो गया, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि कोई ऐसा नंबर कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आ जाए, जो और जोड़ घटा के कितना है, 7 आ जाए। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल, 5 दूना 10 और 5 और 2 7, तो यहाँ वही कॉम्बिनेशन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, √2x स्क्वायर को एज इट इज यहाँ लिखेंगे। देखिए प्लस 7x है ना, यानी कि 5 और 2 को जोड़ना होगा, यानी कि 5x प्लस 2x। देखिए 5x और 2x 7x हो गया, 5x और 2x को गुना करेंगे तो 5 दूना 10x स्क्वायर भी हो गया, प्लस 5√2 को एज इट इज लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन, यहाँ क्या बचा, √2 और 1x बचा, प्लस x कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचा, 5 बचा। सेम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ x कॉमन कुछ भी नहीं है, ना ही 2 से कटेगा, ना ही x है हमारे पास, तो कुछ अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लोग को 1 कॉमन लेना होगा। तो प्लस में अगर हम लोग यहाँ 1 कॉमन लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ 1 या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आएगा, तो √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 हमारा क्या आएगा, कॉमन आएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ भी तो √2 है हमारे पास, तो जब √2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, एक √2x बचा, प्लस क्या 5 बचा, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस √2 एक हो जाएगा, और एक इन दोनों में से कोई एक, यानी कि √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x बराबर √2 क्या में, माइनस में,
हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x बराबर, एक और आता है क्या, एक और हमारे पास क्या था, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, सेम √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2, है ना। ये दोनों हमारा क्या होगा, ये वाला रे x बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x प्लस 1/8 = 0। अब देखिए सेम क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा यहाँ क्या किया, हमारा भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, 1/8, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाने का काम करेंगे। फ्रैक्शन को हटाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ 8 है ना, यानी कि इस 8 को हमको हटाना है। तो अगर ऊपर हम अगर दोनों साइड देखिए, अगर दोनों साइड 8 से, यानी कि इधर भी 8 से और इधर भी 8 से अगर गुना कर दें तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 8 तो कट जाएगा ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर हम इस तरह करते हैं तो देखिए 8 दूना 16 x² हो गया, -8 को x से गुना करेंगे तो 8x, और ए वाला 8 और ए 8 कट जाएगा तो प्लस देखिए 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, बराबर 0 को 8 से गुना किए तो 8। क्लियर। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, सॉरी 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0। अब ये सिंपल हमारा द्विघात समीकरण में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या हुआ कि गुना करके 16 लाना है और जोड़ के या घटा के हमारा -8x लाना है। तो कौन सा ऐसा पेयर बनेगा, तो 4 और 4 का, क्योंकि 4 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा और 4 और 4 को गुना करेंगे तो 16 होगा। अब देखिए तो 16x² का 16x² -4x क्यों होगा, क्योंकि यहाँ -8x है, तो माइनस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा -8x होगा, +1 का +1 = 0। अब क्या करेंगे, देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 4 से 16 भी कटेगा और 4 भी, तो 4x हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x बचेगा यहाँ, क्योंकि 4 चौके 16x², -1 यहाँ से कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, -1 कॉमन लेंगे। अब -1 तो यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ -1, क्योंकि -1 और -1 +1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह आ गया, अब तो बहुत ईजी, 4x - 1 एक हो जाएगा, 4x - 1 ये वाला, और एक और हमारा क्या हो गया, 4x - 1 = 0। अब देखिए क्या आएगा, तो 4x - 1 = 0, एक कंडीशन में था, 4x - 1 = 0। अब यहाँ से क्या होगा, x बराबर, ये 1 इधर गया प्लस में, 4 बटा में, सेम प्रोसेस, x बराबर 1/4। देखिए यानी कि x बराबर क्या आया, दोनों का जो हमारा मूल है वो क्या आया, समान आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² - 20x + 1 = 0। सेम क्वेश्चन, क्या करना है, गुना करके हम लोगों को क्या लाना है, तो 100 लाना है और जोड़ के या घटा के 20 लाना है। तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए 10 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा कि नहीं, 10 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, और 10 और 10 को जोड़ देंगे तो हमारा 20 आएगा। तो वही पेयर यहाँ लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग होमवर्क में इसको सॉल्व करके इसका क्या आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। अब देखिए जो आपका बुक है ना, एनसीईआरटी बुक, उसमें एग्जाम्पल उदाहरण 1 में जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो उदाहरण 1 में क्या क्वेश्चन बोला है कि इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। इसको क्या करना है, हम लोग को सब द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। तो देखिए क्या बोला, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक ना, एक जॉन नाम का लड़का है, एक जीवंती नाम की लड़की है। इन दोनों के पास एक कंचा होता है ना, जो बच्चे में लोग खेलते हैं कंचे से। ठीक है, उस कंचे उनके पास टोटल कितना है, तो 45 कंचा है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब टोटल कंचा 45 है, जिसमें दोनों क्या करता है, 5-5 खो देता है। उसके बाद जब खोने के बाद जब दोनों को कंचे का गुना किया जाता है तो हमारे पास 124 आता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो सिंपल इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला है जॉन, तो चलिए इसका हल में क्या करेंगे कि माना
अच्छा, सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर देखिए जॉन के पास, जॉन प्लस जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा है, ठीक है, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा है। तो जीवंती का अगर हम निकालें, जीवंती बराबर तो 45 माइनस जॉन हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस है तो उधर जाके माइनस। यानी कि अगर आप बोले सिंपल में आप समझें कि अगर आपके पास 45, अगर आपके पास दोस्त, आपके और आपके दोस्त के पास 45 कंचा है, तो अगर आपके पास अगर कंचों की संख्या क्या होगी, तो 45 में जो आपके दोस्त के पास है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या, बराबर x। क्लियर है। जॉन के पास माने कितना कंचा है, x कंचा है। और जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कितना कंचा हो गया, तो टोटल 45 था, उसमें x माइनस कर देंगे, जो बचा वो जीवंती का होगा, ठीक है। तो ये अभी का कंचा है, अभी का। अब क्या बोलता है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब क्या करेंगे, खो दिया ना, अब लिखेंगे, अब प्रश्न से क्या बोला है, दोनों जो है, दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद, अब देखिए दोनों जो है 5-5 कंचा खो दिया है, दोनों 5-5 कंचा खो दिया है। तो जॉन के पास अब कंचा कितना हुआ, जॉन के पास, तो देखिए पहले x था और 5 वो खो दिया, भुला दिया, तो x में से 5 माइनस होगा ना, होगा कि नहीं। सेम कंडीशन जीवंती जो है, जीवंती के पास 45 माइनस x था, 5 खो दी, 45 माइनस x माइनस 5 होगा, 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि 45 में 5 गया तो 40 माइनस x। क्लियर है ये चीज। अब क्या बोला है प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में यही बोला है कि देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों को 5-5 खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो खो दिया ना, इन दोनों, देखिए ये खोने के बाद यहाँ से क्या है, एक हमारा ये आ गया, ये हमारा एक आ गया। अब इन दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है, 124 बोल रहा है। तो प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बनाएंगे। तो क्या प्रश्न से क्या बोला है, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि x माइनस 5 गुणा 40 माइनस x कितना हो गया हमारा, 124 हो गया, 124 हो गया। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो x गुने 40, 40x, x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब 5 को करेंगे 40 से, तो माइनस कितना हो गया, 5 चौके 20, यानी कि 200, और माइनस 5 को माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस 5x बराबर 124। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस 124 को हम लोग किधर लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, और प्लस में था इधर 100 माइनस 124 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 40x है और यहाँ 5x, 40 और 5 कितना हो गया, 45x हो गया। एक्स स्क्वायर अकेले है तो माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब 200 माइनस 124 कितना हो गया, माइनस 200 माइनस 124 मतलब माइनस 324 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 45x है ना, माइनस 324 बराबर 0। लेकिन देखिए यहाँ शुरू में 0 है, शुरू में माइनस है, माइनस को हम लोग हटाएंगे तो साइन पूरा चेंज कर देंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, प्लस में था तो माइनस 45x, माइनस में था तो प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हमारा एक द्विघात समीकरण आ गया। अब हम लोग यहाँ से इसका x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यही तो बोला था कि इसको कैसे निकालेंगे, तो द्विघात समीकरण ला के हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे और देखेंगे कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है, तो वो तो हम लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे या फिर मानेंगे। तो माना
कि उद्योग द्वारा एक दिन में खिलौना बनाया कितना बराबर x, है ना। यानी कि उद्योग जो है एक दिन में x खिलौना बनाता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि x जो खिलौना है उसमें से एक खिलौना का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि क्या बोला कि एक खिलौना का मूल्य 55 रुपया है और उसका जो है एक दिन का निर्माण जो खिलौना किया उसको घटाने से उसके संख्या के बराबर उसका मूल्य होता है। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से जो हमारा 55 है, एक खिलौना का मूल्य कितना है तो 55 है, उसमें से क्या किया, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना कितना है संख्या, तो x, तो x क्या किया इसमें घटा दिया, तो इसके घटाने से क्या बराबर होता है, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो देखिए अब क्या बोला है, ये हमारा कितना खिलौना बनाया गया उतना, और ये क्या है लागत दे दिया है, कितना लागत क्या दिया है कि जो एक दिन में खिलौना बनाया गया और जो एक खिलौना का मूल्य 55 था उसमें से खिलौना जो बनाया गया उसको माइनस करेंगे, उतना जो है हम लोग का लागत आ रहा है खिलौना बनाने में, तो ये लागत हो गया ना। अब बोला है कि कुल निर्माण लागत 750 था, तो देखिए अब खिलौना टोटल इतना है, एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो दोनों को गुना करेंगे तो टोटल लागत 750 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम लोग, तो x को 55 माइनस x में घटाएंगे तो हमारा 750 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर को पहले करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और इसको इधर करेंगे तो माइनस 750 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण माइनस में शुरू हटाएंगे इसको, तो इसको प्लस करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे पूरा माइनस में गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा, टोटली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, तो ऐसी दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, तो 27 है और गुणनफल 182 हो। यानी कि कोई ऐसा दो संख्या ज्ञात करना है जिसका जो योग है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 27 मिले और दोनों को अगर गुना करें तो हमारा 182 आए। तो देखिए सबसे पहले हमें तो दोनों संख्या पता नहीं है ना, तो अगर मान के चलिए कि अगर एक संख्या हमारा x होता है, एक संख्या हमारा x होता है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, 27 माइनस x होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसे मान लीजिए एक संख्या दोनों का योग, दोनों को जोड़ के 27 हो रहा है, एक संख्या अगर x ले रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, 27 में से x को माइनस कर देंगे, जो बचा वो क्या होगा, दूसरा संख्या होगा। तो सेम यहाँ प्रोसेस वही करेंगे, क्या करेंगे हल में कि माना कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, x होगा। क्लियर है। और दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर कितना, तो 27 में से इस x को माइनस कर देंगे तो जो बचा वो दूसरी संख्या होगा। अब ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, तो जो संख्या आएगा ना, इन दोनों संख्या जो आएगा उसका गुणनफल 182 हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, गुणनफल बराबर कितना बोला है, तो 182 है ना। तो गुणनफल कौन सा, इसका और इसका, यानी कि x और 27 माइनस x को अगर गुना करेंगे तो 182 होगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से देखिए, तो 27x माइनस x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले प्लस 27x और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। अभी हम लोगों ने देखा था कि कभी भी शुरू में माइनस नहीं रखेंगे, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड गुना करेंगे, यानी कि जो कंडीशन क्या होगा, तो जो साइन प्लस में था वो माइनस और जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर
माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी कि x दोनों संख्या पूछा है ना, तो x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो समीकरण हमारे पास आ गया है, समीकरण क्या आ गया है हमारे पास, तो समीकरण है x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो कोई अब हम लोग को पेयर ऐसा ढूंढना है इसका गुणनखंड करने के लिए, कोई दो नंबर का पेयर ऐसा ढूंढना है जिसको गुना करने पर कितना, 182 को 1 से गुना करेंगे तो 182 आना चाहिए, और जोड़ के या घटा के कितना होना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो छोटा रहता था तो हम लोग समझ लेते थे 10 लाना है तो 5 को 2 से गुना करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ बड़ा हो गया ना, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, देखिए गुना कर रहे हैं, कितना आया 182 ना, तो 182 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 182 का एलसीएम कितना से, देखिए 2 से लगेगा 9 बार में और 91 बार में आया ना, 182 का 91 आया। अब किससे कट रहा है, तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7 तिया 21, 13 7 91 हो गया, यानी कि क्या आया 2 गुने 7 गुने 13। अब इसी में से, इसी तीनों में से हमारा एक पेयर कोई ना कोई होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, देखिए 7 दूना 14 और बच यहाँ कितना 13, यानी कि 13 और देखिए तो 14 को 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 तो आएगा ही आएगा, लेकिन जोड़ के देखिए 13 और 14 के जोड़ेंगे तो 27 आएगा। देखिए सेम आ गया ना यहाँ पे, तो सेम यही रूल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 27x है, यानी कि दोनों माइनस माइनस में करके जोड़ देंगे, यानी कि माइनस 14x, ठीक है, माइनस 13x प्लस 182 का 182। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, तो 13 क्या होगा, x यहाँ बचा, यहाँ माइनस 14 बार में, 13 से 14 बार में, देखिए 13 यहाँ अकेले था ना, तो 7 दूनी 14 बार में बराबर 0। अब क्या होगा, देखिए x माइनस 13 एक आ गया और एक हमारा x माइनस 14 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं एक x बराबर 13 होगा इससे, और एक x बराबर हमारा 14 होगा। ये दोनों हमारा आंसर राइट होगा। तो अब हमारा पहली संख्या क्या होगा, दोनों संख्या पूछा है ना, इसलिए पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर हमारा x है ना, तो 13, और दूसरी संख्या बराबर 27 में 13 घटा देंगे तो 14, या फिर पहली संख्या बराबर अगर 14 ले तो पहली बराबर 14 और दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर 27 में से 14 माइनस करेंगे तो 13। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए क्रमागत मतलब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी 4.1 में देखा था कि क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 10 के बाद 11, 20 के बाद 21, 25 के बाद 26, उसी तरह क्रमागत उसी को बोलते हैं। तो दो क्रमागत, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब प्लस में होना चाहिए मान, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पूर्णांक ज्ञात करना है जिसके वर्गों का योग 365 हो। तो क्या बोला है, दो क्रमागत ना, तो चलिए इसका हल सबसे पहले बहुत सिंपल है। तो हल में क्या करेंगे, तो मानेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, तो देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक को हम लोग x मान के चलेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बताइए। अब क्रमागत बोला है तो क्रमागत मतलब जैसे 20 बोले उसमें 1 जोड़ दिए 21, 100 बोले 1 जोड़ दिए 101, 10 में 1 जोड़ दीजिए तो 11। तो उसी तरह एक x है तो दूसरा x + 1 होगा कि नहीं, होगा ना क्रमागत में। अब देखिए क्या बोला है, इन्हीं के वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो प्रश्न से क्या बोला है, तो प्रश्न से बोला है कि इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो क्या है, वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, प्लस योग मतलब जोड़, x + 1 का भी वर्ग पूरा स्क्वायर बराबर कितना है, तो 365 है।
देखिए कितना इजी हमारा इक्वेशन आ गया ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुने एक्स गुने b के जगह 1 बराबर 365। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, देखिए एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया ना, प्लस 1 हो गया प्लस 2x बराबर 365। अब देखिए सेम इसको इधर ले आएंगे सभी को, तो क्या होगा यहाँ से हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x है ना। अब इधर ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस 365 और प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए 2 सभी में कॉमन है कि नहीं, तो 2 से सबको काट देते हैं, तो 2 से एक बार में यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया यानी कि x माइनस 2 से ही भी कटेगा, 2 एकम 2, 8 बार में 16 और 2 बार में 4 यानी कि 182 फिर से है ना, 182 आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन है, तो हम लोग को नंबर पूछा है ना धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है, तो ये आ गया, तो इसका गुणनखंड अब निकालेंगे। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखिए 182 को 1 से गुना करेंगे तो 182 यानी कि 182 को ऐसा में तोड़ना है कि जोड़ के घटा के 1 आना चाहिए और गुना करके 182। तो पिछला क्वेश्चन में 182 का क्या था हमारे पास, तो 14 और 13 था, 14 और 13 था, तो सेम एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x हमारा कॉमन आएगा, यहाँ बचा x प्लस 14, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है, तो क्या आएगा कॉमन, 13 आएगा कॉमन, और यहाँ पे 13, यहाँ सॉरी x बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, और माइनस यहाँ कितना बार में, तो 14 बार में 182, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 13 1 हो जाएगा, x माइनस 13 एंड सेकेंड हमारा x प्लस 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बराबर 0 है ना, बराबर 0 यानी कि x माइनस 13 बराबर 0, बराबर 0 यानी कि x बराबर 13 एंड सेकेंड हमारा क्या था, x प्लस 14 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 14, ठीक है। तो x बराबर क्या आया हमारा 14 एंड x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13 आया, तो क्या बोला, दो धनात्मक पूर्णांक ना, तो धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक वाला तो होगा नहीं, तो धनात्मक यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए पहला पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x था ना तो 13 हो गया, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा बराबर 13 प्लस 1 यानी कि 14, ठीक है। तो 13 और 14 हमारा सिंपली यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यानी कि आधार जितना भी होगा उससे 7 कम क्या है हमारा ऊंचाई है, और कर्ण भी 13 दे दिया है, तो अन्य दो भुजा यानी कि ऊंचाई और आधार हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। चलिए ए बी और सी, जिसका बी हम लोग क्या करते हैं, समकोण देते हैं यानी कि 90 डिग्री का होगा। अब देखिए क्या बोला है, ऊंचाई जो है आधार से क्या है 7 कम है, यानी कि अगर माना तो क्या होगा, माना कि आधार बराबर क्या होगा, x सेंटीमीटर, ठीक है। आधार को हम लोगों ने क्या माना, तो आधार को हम लोगों ने x सेंटीमीटर माना, x सेंटीमीटर, क्लियर है। आधार को हम लोगों ने x सेंटीमीटर माना। अब क्या बोला है, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। अब ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई ये वाला पोर्शन वो आधार से 7 कम है, मतलब आधार से 7 कम यानी कि आधार में से 7 को माइनस कर देंगे, इतना सेंटीमीटर होगा। तो क्या होगा, ऊंचाई बराबर क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब बताइए कर्ण हमारे पास गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर, कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो कैसे निकलेगा, हमको ऊंचाई
और आधार हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखा है किसमें? तो चैप्टर नंबर 8 में, है ना। चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखा है। तो यहां से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय क्या कहता है? तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे बैठा देंगे सिंपली। कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि x माइनस 7, लंब हमारा ये हो जाएगा ना ए बी, प्लस आधार यानी कि x माने हैं तो x का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab। तो 2ab क्या होगा? 2x गुना 7, तो 7 दूना 14x हो जाएगा। क्लियर है? प्लस x स्क्वायर। यहां तक हो गया ना। अब अगर हम लोग इसको और भी सिंपल करेंगे तो 169 को इधर लेके आएंगे, प्लस में था तो साइन चेंज होगा, माइनस होगा, यानी कि क्या होगा? देखिए एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। क्लियर है? माइनस 14x है तो माइनस 14x होगा। ठीक है, प्लस 49 क्या है? प्लस 49। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा ना, तो यहाँ क्या होगा? माइनस 169। इधर क्या बचा? तो 0 बचा। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x क्या होगा? घटेगा, प्लस में 49 है और माइनस 169 है, तो घटेगा तो क्या होगा? माइनस में आंसर होगा 0, है ना। 0 और क्या होगा? 6 में 4 गया तो 2 और 120 हमारा क्या होगा? यहाँ से ये आएगा। अब अगर इसको और भी हम छोटा करना चाहें तो कैसे होगा? देखिए 2 इस कट जाएगा, 2 से 14 भी, 2 से 120 भी, तो काटिए। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या आ गया? द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। कैसे? गुणनखंड विधि से। तो क्या हमारे पास आया है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 60 को 1 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। कुछ ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुना करने पर 60 और जोड़ने पर 7 आ जाए या घटाने पर 7 आ जाए। तो हम लोग जान रहे हैं कि 12 25 60 होता है, और 12 में 7 को माइनस करेंगे तो 12 को 5 में माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह कर सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर देखिए माइनस में आंसर, इसलिए माइनस 12x प्लस 5x। देखिए 12 25 60 भी हो गया, माइनस 12 में प्लस 5 हुआ तो माइनस 7 हो गया। ठीक है, माइनस 60 बराबर 0। x यहाँ भी, x यहाँ भी, x कॉमन बचा x, माइनस यहाँ क्या बचा? 12 बचा। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 से 60 कटेगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 5 कॉमन, यहाँ क्या बचा? x, यहाँ 12 से 5 बार में 12 25 60। क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए x प्लस 5 एक हमारा हो गया और एक हमारा x माइनस 12, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? तो x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और एक x का वैल्यू हमारा माइनस 12 है तो प्लस 12। अब देखिए x का वैल्यू 2 आया ना, एक माइनस में आया और एक हमारे पास प्लस में आया, तो माइनस वाला हम लोगों को नहीं लेके चलना है, प्लस वाला लेके चलेंगे, यानी कि आधार हमारा क्या हो जाएगा? इसलिए आधार बराबर, आधार हम लोगों ने x माना था तो आधार हो गया हमारा 12, और ऊंचाई क्या था? आधार से 7 कम था ना, आधार से 7 कम, तो 12 में से 7 कम हो गया यानी कि 5, तो आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक कुटीर उद्योग, क्या बोल रहा है? एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। तो एक दिन में कितना बर्तन का निर्माण करता है हम लोगों को पता नहीं है। तो हल में इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि उद्योग एक दिन में x बर्तन निर्माण करता है। कितना? x बर्तन निर्माण करता है। क्लियर है?
कितना बर्तन निर्माण करता है? एक दिन में x बर्तन। यह विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक ना? यानी कि क्या देखा गया कि एक दिन ऐसा देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, यानी कि एक जो बर्तन बनाएगा उसका निर्माण का लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, सुनिए तो लागत बोला है ना, लागत कितना बोला है? तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, तो इस दिन निर्माण कितना किया गया? तो x बर्तनों की संख्या के दोगुने से, तो बर्तन की संख्या दूसरा लागत क्या होगा? ये x का दुगुना बोला है ना, तो 2x हो गया, उससे 3 अधिक थी, +3 हो जाएगा। कैसे किए समझ में आया? क्या बोला है कि विशेष दिन देखा गया, मतलब एक दिन देखा गया कि प्रत्येक जो बर्तन है उसका निर्माण का जो लागत होगा, जो ये लागत होगा उस दिन जो बर्तन बनाया गया, तो बर्तन बनाया गया x, उसका दोगुना तो 2x हो गया। ठीक है, उससे 3 अधिक, तो 3 ऐड कर दिए। क्लियर है? लागत यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, क्या बोला? तो देखिए यहां से हमारा क्या आ गया? 2x + 3 आ गया लागत। अब बताइए आप, अगर बर्तन बन रहा है x और एक बर्तन की कीमत है 2x + 3, तो टोटल बर्तन की कीमत कितना होगा? इन दोनों को गुना करेंगे और वही इन दोनों को गुना करके कितना दिया है? 90 रुपया दिया है। तो इसलिए प्रश्न से क्या है? तो लागत बराबर क्या होगा? x × 2x + 3 बराबर कितना लग रहा है? तो 90 रुपया लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने एक दिन में बर्तन x बनाया, माना। क्वेश्चन में बोला है कि लागत कितना है? तो जितना बर्तन बना उसका दोगुना से 3 अधिक, तो इतना हो गया। अब इसका गुना दिया है हमारा कितना? 90 रुपया। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2x² + 3x, 90 को इधर -90 हो जाएगा, = 0। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुका है, तो अब हम x का मान निकालेंगे। तो बोला बर्तन निर्मित बर्तनों की संख्या और लागत बताएंगे। तो बताइए, तो सुनिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तभी तो बर्तन का संख्या x निकलेगा और लागत निकलेगा इतना, है ना? तो x निकालेंगे तो क्या है समीकरण? 2x² + 3x - 90 बराबर 0। 90 दूना कितना होता है? 180। यानी कि ऐसा नंबर सोचिए कि गुना करने पर 180 आ जाए और काटने पर हमारा कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो चलिए 180 का एलसीएम निकालेंगे। कितना? 2 से 90 बार में, 3 से 30 बार में, फिर कितना से मान के चलिए 10 से 3 बार में। ठीक है, अब सोचिए तो जरा, 3 × 9 = 18। अच्छा चलिए इसको लिख सकते हैं ऐसे। चलिए इसको 5 से करते हैं, 5 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, हो गया। देखिए 3 दूना 6, 6 × 25 30 दूना 60 × 180, यानी क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5 × 2 × 3। अब इसी का कॉम्बिनेशन हम लोग को बनेगा, तो क्या गुना करके 180 ना, तो देखिए करिए 5 × 15, 2 दूना 4 × 12, 12 और 15। देखिए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 15 और इन तीनों का कॉम्बिनेशन 12। अब 12 15 को गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 12 में 15 गया तो हमारा 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? 2x² का 2x² प्लस में 3x है ना, तो 15 को प्लस में रखेंगे, तो +15x - 12x - 90 = 0। अब देखिए 2 कॉमन तो आएगा नहीं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचा प्लस 15 बचा। क्लियर है? यहाँ से 6 कॉमन आएगा तो -6 कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, -15 × 6 = 90 प्लस 15 × 6 = 90 बराबर 0। प्लस माइनस है यहाँ तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? x - 6 1 होगा और एक हमारा 2x + 15। क्लियर है? बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो आप देख रहे होंगे x बराबर कितना हो जाएगा? 6 होगा कि नहीं होगा? और जो सेकंड है हमारा क्या है? सेकंड हमारा 2x + 15 बराबर 0। अब यहाँ से 2x बराबर क्या होगा? -15 हो जाएगा, यानी कि x बराबर -15/2, यानी कि माइनस वाला हम लोग को लेके नहीं चलना है। x बराबर हमारा कितना आया? 6 हमारा आंसर आ गया है। अब क्या पूछा था? तो बर्तनों को निर्माणों में बर्तनों की संख्या पूछा था ना, तो इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर क्या माने थे? x माने थे ना, तो x बराबर हमारा कितना?
6, यानी कि टोटल बर्तन कितना है, तो 6 बर्तन है। और क्या पूछा था, लागत, तो लागत कितना था बताइए, लागत बराबर क्या होगा, लागत हमारा आया ना 2x + 3, 2x + 3, यानी कि 2 × x का मान 6 + 3, यानी कि 6 दूना 12, 3 15। तो ये दोनों हमारा क्या है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 4 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.3 को डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। और इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10 का बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहां से आप सारे चैप्टर को एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का आज हम लोग शुरू करते हैं अपना बहुत ही शानदार चैप्टर, जो कि एग्जाम में इससे बहुत ही अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोगों को कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां क्वेश्चन में क्या बोला है, मूल निकालने के लिए। तो मूल आखिर होता क्या है, मूल क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो हम लोगों ने चैप्टर 4 में 4.1 और 4.2 में देखा था कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जो एक x² + bx + c के फॉर्म में हो, है ना, इसके बराबर क्या हो, 0 हो, इसके फॉर्म में हो तो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसका मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा वो डिपेंड करता है हमारा डी पर, हमारा डी पर, सॉरी डी पर डिपेंड करता है। तो डी क्या होता है हमारा, डी को, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं और हिंदी में हम लोग विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर, ओके, विविक्त कर कहते हैं। तो डी बोले या फिर विविक्त कर बोले, डिस्क्रिमिनांट बोले, सारा एक ही चीज है। तो डी बराबर एक फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो अगर इसमें 3 केस बनता है कि अगर d का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो अगर d का वैल्यू बराबर 0 के आए, अगर देखिए यहाँ पे 3 केस होता है, 3 केसेस यहाँ पे हमारे बनते हैं। पहला फर्स्ट हमारा क्या होता है, इफ अगर d बराबर क्या हो, 0 हो, है ना। अगर इसका मान हम लोग फाइंड करेंगे और उसका वैल्यू हमारा 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो है मूल कैसा होगा, तो मूल जो होगा इसका मूल का अस्तित्व होगा, क्या होगा, अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, मतलब मूल निकलेगा। और कैसा मूल होगा, यानी कि x का जो वैल्यू हम लोग का आएगा वो कैसा होगा, तो दो समान मूल, यानी कि दोनों मूल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर d बराबर 0 आ जाएगा तो हमारा मूल का अस्तित्व होगा और दोनों जो मूल आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा देखिए सेकंड केस हमारा क्या होगा, सेकंड केस होगा कि अगर d जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आए, कहने का मतलब +1 2 5 7 कुछ भी, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आए, धनात्मक संख्या है, तो हमारा इसका क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। क्लियर है, मूल का अस्तित्व होगा, लेकिन 2 समान मूल नहीं आएंगे, क्या आएंगे, तो अलग अलग मूल आएंगे। कैसा आएगा, तो अलग अलग। क्लियर है। देखिए क्या हमने देखा कि अगर पहला केस में d बराबर 0 आ जाए तो हमारा मूल का अस्तित्व होगा, क्लियर है, लेकिन मूल क्या होंगे, समान होंगे। d अगर बड़ा आ जाए 0 से, यानी कि पॉजिटिव में आए, धनात्मक संख्या आए 1 2 3 4 प्लस में, तो हमारा मूल का अस्तित्व फिर भी होगा, लेकिन अलग अलग क्या होगा, इसका मूल होगा। अच्छा थर्ड केस हमारा क्या होता है, तो चलिए थर्ड केस हमारा मान के चलिए कि केस नंबर 3 हमारा है कि d जो है वो 0 से छोटा है, कहने का मतलब कि नेगेटिव है, यानी कि -2 -4 -10 कुछ भी माइनस में, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो है मूल का क्या होगा, तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है, मूल का अस्तित्व नहीं होगा और इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई
हल नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इन तीनों फैक्ट्स को हम लोगों को जानना होगा। अगर d बराबर 0 आ जाए तो अस्तित्व होगा, ठीक है, d बराबर 0 आए अस्तित्व होगा, 2 बराबर मूल होगा। अगर d जो है पॉजिटिव में आए तो भी अस्तित्व होगा और अलग अलग मूल होगा। लेकिन अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो मूल का जो है अस्तित्व नहीं होगा और उसका कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर है? और d बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? हम लोगों ने देखा था, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। क्लियर है? ये हमारा d का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। सेकंड जो है, अब मूल अगर पूछेगा, ये तो हमारा आ गया क्या कि इसका अस्तित्व है या नहीं, इसको इससे निकाल लेंगे। लेकिन अगर बोला मूल निकालना है, अगर इसका वैल्यू 0 या पॉजिटिव में आ जाए तो मूल निकलेगा ना। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग जानेंगे, मूल बराबर फॉर्मूला होता है, मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, ये हमारा किसका? मूल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि आखिर ए बी सी क्या है। d बराबर जो है यहाँ हम लोग लिखे ना b² ac, ये b है क्या? तो देखिए, जो x² के साथ जो नंबर होगा वो हमारा a होगा, जो x के साथ होगा वो b होगा, और जो अकेले होगा वो c होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस समीकरण में देखें, चलिए अब हम लोग समीकरण को यहाँ लिखे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करके ही देख लेते हैं। तो जैसे हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो। अगर मूल का अस्तित्व है प्लस में या फिर 0 आ जाए d का वैल्यू, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0। देखिए, हमारा द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण जब है तो इसको हम क्या निकालना है? मूल निकालना है। पहले अस्तित्व है या नहीं है पता करेंगे। तो चूंकि d बराबर क्या फॉर्मूला होता है? b² माइनस 4ac, d² माइनस 4ac होता है फॉर्मूला। ये होता है ना, इसको आप लोग याद रखेंगे। दिया है क्या? a बराबर क्या दिया है? देखिए 2 है ना, तो 2। b बराबर क्या दिया है? देखिए तो 3 है, लेकिन माइनस में है तो -3, एंड c = हमारा प्लस में 5 है। क्लियर? अब देखिए, पुट कीजिए यहाँ पे, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा? -b², b का मतलब यानी कि -3 का स्क्वायर, -4 का 4, a का वैल्यू हमारा 2 है एंड c का वैल्यू हमारा 5 है। तो क्या होगा? 3 3 9 माइनस क्या होगा? 4 दूना 8, 8 बचे 40। देखिए, अब यहां से आप देखेंगे कि d बराबर हमारा क्या आ जाता है? 9 में -40 कम हो गया तो क्या हुआ? -31 आ गया। अब बताइए, d का अगर वैल्यू क्या हम बताए थे? 0 से कम। d का वैल्यू जो है वो 0 से कम होगा तो इसका अस्तित्व होगा? तो नहीं होगा ना, इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या होगा? यहां लिखेंगे, चूंकि इसका क्या है? अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा? इसका कोई हल नहीं है। क्लियर है? क्यों हल नहीं है? क्योंकि d बराबर हमारा क्या आया? माइनस में आया। ठीक है, क्योंकि d बराबर हमारा माइनस में आया, इसीलिए इसका कोई हल नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो यहीं पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। अगर d बराबर 0 आता या प्लस में आता तो हम लोग इसका मूल निकालते हैं। क्लियर है? चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 = 0। देखिए, द्विघात समीकरण है, सिंपल। हमारा हल में अगर हम करेंगे सॉल्यूशन में, तो क्या a बराबर क्या दिया हुआ है? हमारा 3 है, एंड b = क्या है? -4√3 है ना, एंड c = हमारा 4 हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब हमको पता है चूंकि d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक, तो d बराबर क्या होगा? b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू हमारे पास 3 है एंड c का वैल्यू हमारे पास 4 है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, माइनस है तो स्क्वायर होगा तो प्लस होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 16
इंटू √3 का 3 होगा, माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48। क्लियर है? तो देखिए 16 तिया कितना होता है, 16 तिया 48, यानी कि 16 3 जा 48 माइनस 48। अब देखिए तो d बराबर क्या आ गया हमारा 0। अब बताइए d बराबर 0 आ गया है ना, d बराबर हमारे पास क्या है, तो चूंकि लिखेंगे d बराबर 0, इसलिए क्या है इसका क्या है, अस्तित्व है कि नहीं है, तो इसका अस्तित्व है ना, अस्तित्व है, क्योंकि d बराबर 0 आ गया, माइनस में तो नहीं आया है, तो इसका अस्तित्व है। और इसका क्या होगा, दो एक ही मूल मतलब असमान मूल, दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। तो जब अस्तित्व है तो इसका मूल निकालना है ना, क्या बोला है, मूल ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद इसलिए मूल बराबर क्या होता है, मूल का फॉर्मूला, तो मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। क्लियर है? अब देखिए, अब जिसका वैल्यू जो है पुट कर देंगे, -b यानी कि b का वैल्यू -4√3 है और ऑलरेडी यहां माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस √d, का वैल्यू क्या है, तो 0 आया है ना, तो 0/2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? अब बताइए 4√3, इसको देखिए यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 4√3 प्लस माइनस √0 का मान 0, 2 3 जा 6। अब देखिए यहां साइन प्लस और माइनस है, यानी कि दो साइन है, तो एक बार आंसर प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, यानी का जो मूल का वैल्यू जो होगा, x का जो वैल्यू हमारा आएगा वो क्या होगा, देखिए तो मूल बराबर क्या, तो 4√3 प्लस 0/6 एंड 4√3 अब -0/6। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब क्या होगा, x बराबर, ये मूल जो है वो x का ही वैल्यू है, अगर यहां y आ जाएगा तो y का वैल्यू होगा। अब देखिए 4√3 में 0 ऐड होगा तो 4√3/6 एंड 4√3 में 0 घटेगा तो 4√3/6। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं क्या, तो 2 से देखिए काटिए इसको, तो 2√3/3 और 2√3/3 है ना, 2 से कटेगा तो। अब बताइए x का जो वैल्यू होगा वो क्या आया, दो समान रूट आया ना, दो समान मूल आया कि नहीं आया, तो यही तो हम लोगों को निकालना था। d बराबर 0 आ गया तो हम लोग को पता है इसका अस्तित्व है, और इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, दो बराबर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ रूट में 0 सब में आ जाएगा तो बराबर ही तो होगा दोनों मूल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मूल का आंसर आ जाएगा 2√3/3 और 2√3/3। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² - 6x + 3 = 0। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, a बराबर हमारा गिवन है, a बराबर कितना, तो 2, b बराबर -6 एंड c बराबर 3। हम लोगों को पता है d बराबर फॉर्मूला, तो चूंकि d बराबर b² - 4ac। क्लियर है? तो d बराबर क्या होगा, -b² यानी कि -6 का स्क्वायर -4 का 4, a बराबर 2 एंड c बराबर 3। ठीक है, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब देखिए क्या आया, 24 में चला गया, 36 में 24 गया तो 12, यानी कि d बराबर क्या आया, 12 आया ना। तो यहां लिख सकते हैं कि नहीं, चूंकि d का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है तो प्लस में तो है, तो इसलिए इसका क्या है, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। क्लियर है? अस्तित्व है, और इसका मूल होगा, क्या होगा, मूल होगा, और दोनों क्या होगा, अलग अलग मूल होगा। क्लियर है? अब मूल होगा तो मूल निकालेंगे, तो मूल का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, मूल का फॉर्मूला, तो मूल बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। क्लियर है? अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, -b यानी कि b का वैल्यू माइनस ऑलरेडी है, -6 और -6 + 6, d का वैल्यू कितना आया, 12 आया ना, तो √12 डालेंगे, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 डालेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए क्या है, 6 का 6 छोड़ देंगे, 6 प्लस माइनस √12 बट्टा में क्या है, 2 दूना 4।
ठीक है, ये क्या आया हमारा मूल आया, यानी कि x का जो है वैल्यू आया। ठीक है, तो अब x बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक बार 6 प्लस रूट अंडर 12 बटा 4 और एक बार 6 माइनस रूट अंडर 12 बटा 4 होगा ना। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो देखिए 6 का तो 6 होगा ना, प्लस रूट 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 रूट में ही 4 और 3, 4 तिया 12 लिख सकते हैं, ऐसे 2 दूना 4 तिया 12 लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस इसको भी 6 माइनस रूट में 2 दूनी 4 तिया 12 बटा में 4। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, देखिए 6 है प्लस देखिए 2 रूट अंदर में, रूट में क्या है 2 है, तो 2 है तो 1 2 को बाहर और एक रूट 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 4 और सेम प्रोसेस यहाँ पे 2 रूट 3 बटा में 4। अब आप चाहें तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना ऊपर से और यहाँ भी, तो सेम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3 हो गया प्लस रूट 3 बटा में 4 और सेम 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 बटा में 4। अब ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से 4 2 बार में कट गया। क्या आया x का वैल्यू हमारा 3 प्लस रूट 3 बटा में 2 और 3 माइनस रूट 3 बटा में 2, तो इसका मूल ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी समीकरण का हम लोग मूल निकालेंगे। तो कैसे हम लोगों ने देखा, पहले d निकालेंगे, d का वैल्यू प्लस में आया, प्लस मतलब 0 में भी आया, प्लस में आया तो मूल का अस्तित्व होगा, अगर नहीं आया तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या बोला है, देखिए यहां है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। k का मान ज्ञात करना है। यहां क्या है, देखिए समीकरण में यहां k है ना, यहां भी k है, तो k का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है जिसका 2 बराबर मूल हो। तो आपको बताया ना मैंने कि 2 बराबर मूल कब होगा, तो 2 बराबर मूल तभी होगा जब d यानी कि डिस्क्रिमिनांट हमारा 0 होगा। बताए थे ना, d बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, तो अस्तित्व तो होगा, साथ ही साथ 2 बराबर मूल होगा। क्लियर है, तो d बराबर 0 होगा तब हमारा क्या होगा, 2 बराबर मूल होगा। तो ये हमारा क्लू तो यहां से मिल गया ना कि d बराबर क्या है, इसमें 0 है। तो सिंपल देखिए क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे अगर, तो देखिए a बराबर गिवन है 2, b बराबर गिवन है, यहाँ k है, नंबर नहीं है तो k ही लेंगे ना x के साथ, एंड c इज इक्वल्स टू हमारा 3 गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको d निकालना है ना, तो d हमको पता है कि यहाँ दिया है d बराबर 0, चूंकि d बराबर 0 क्यों होगा, तो चूंकि क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि इसका क्या है, 2 बराबर मूल है। क्लियर है ये चीज है ना। अब देखिए जब d बराबर 0 तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। अब देखिए b² b का वैल्यू k है तो k² माइनस 4 का 4, a का वैल्यू हमारे पास 2 है एंड c का वैल्यू हमारे पास 3 है। क्लियर है ना। अब देखिए k² बराबर, देखिए इसको सबको इधर ले जाएंगे ना, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 प्लस में 24, क्योंकि यहाँ माइनस था तो प्लस में 24। अब देखिए जब k² बराबर 24 आ गया तो k का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर 24 होगा, यानी कि क्या होगा, रूट अंडर 24, यानी कि k बराबर क्या आ गया हमारे पास। देखिए अगर 24 को रूट में तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, रूट को ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 कितना हो गया, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, इसको छोटा छोटा करके तोड़ना है। तो k बराबर क्या हो गया, 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ दोनों अलग अलग है तो 3 दूनी 6, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर कितना, प्लस माइनस 2 रूट 6 हमारा k का वैल्यू आएगा। कैसे, क्योंकि अगर रूट को हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए k बराबर, k का वैल्यू पूछा है ना, k का मान ज्ञात करें तो k का बराबर क्या होगा, प्लस माइनस
2√6 आंसर। बताइए कितना सिंपल था। तो यहाँ सिर्फ हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है कि दो बराबर मूल लिखा है यानी कि d बराबर 0, तो b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पे हम लोग को मूल निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग यहाँ मूल नहीं निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में बोलता कि मूल निकालें तो हम लोग मूल निकालते। ठीक है, चलिए अब है हमारा इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड को अब चलिए सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस सेम मेथड एकदम इसी तरह। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। देखिए अब ये बताइए आप कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, नहीं है ना। द्विघात समीकरण मतलब ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है क्या, नहीं है ना। तो इसको पहले उस फॉर्म में करेंगे, तो कैसे, सिंपली गुना करेंगे। तो क्या होगा सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए kx को x से करेंगे तो kx², ठीक है, इसको इससे करेंगे तो -2kx, क्लियर है, 2kx हो जाएगा प्लस 6 का 6 = 0। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्म आया वो द्विघात समीकरण में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना। चलिए अब यहां से क्या होगा, तो गिवन है a बराबर क्या k, b बराबर माइनस में है ना 2k, x के साथ क्या है 2k है, एंड c बराबर 6। क्लियर। अब बताइए चूंकि d बराबर 0 दिया हुआ है ना, क्योंकि दो बराबर मूल है तो d बराबर 0, यानी कि b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब b² - 4ac बराबर 0 तो b² बराबर क्या होगा, b का वैल्यू -2k है तो इसका स्क्वायर -4ac, तो -4, a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6, तो k × 6 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² माइनस क्या होगा, देखिए 4 × 6 = 24 के होगा कि नहीं। अब बताइए यहाँ से 4k² का अगर वैल्यू लिखें तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 24 के प्लस में होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा क्या होगा, देखिए एक k से एक k यहाँ खत्म होगा, कैसे, यहाँ देखिए यहाँ 2k है ना, तो 1k और 1k खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास क्या बचा, 4k बराबर में 24, यानी कि k बराबर क्या आ गया 24 बटा में क्या होगा 4, यानी कि 6, यानी कि k बराबर क्या आ गया हमारे पास, k बराबर 6 हमारा क्या आया, इसका आंसर आ गया। यानी कि k बराबर अगर हम 6 रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ क्या है, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि शब्दांश वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों में इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है इसको सॉल्व करने में, तो देखिए कैसा, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, एक आम का बगीचा बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, है ना। क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल जो है, उस बगीचा जो उस गार्डन है यानी कि पार्क है, फील्ड है, उसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है। तो देखिए सिंपली हम लोग को क्या यहाँ से बोला है कि एक हम लोगों को ना ग्राउंड बनाना है, क्या है ग्राउंड, एक बगिया बनाना है। तो चलिए एक बगीचा हम लोग यहाँ फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए ये बगीचा हमारा फॉर्म हो गया, एक बगीचा बन गया ना। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, चलिए इसका नाम भी हम लोग यहाँ पे दे देते हैं A, B, C और D। अब क्या बोला है, देखिए इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी कि जो चौड़ाई है x होगा तो लंबाई 2x होगा, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना है। तो मान लेते हैं कि इसका जो चौड़ाई है, ये वाला जो चौड़ाई है इसका x है, इसका चौड़ाई क्या है x मीटर है। क्लियर है। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, इसका 2 गुना तो 2x मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए और उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो आप बताइए, आपको पता होगा इसका हल में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि नहीं, चलिए पहले क्या करेंगे हम लोग, माने हैं ना, तो माना
आम की बगिया की चौड़ाई बराबर क्या माने हैं, x मीटर। क्लियर है। तो यही आम की बगिया का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2x होगा ना, क्योंकि 2 गुना बोला है। अब बोलिए, तो चौड़ाई पता है, लंबाई पता है और क्षेत्रफल दे दिया है, और दिया है क्या, दिया है बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना, 800 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, बगिया का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो आयत है ना, ये किसके फॉर्म में है, एक आयत के फॉर्म है, यानी कि रेक्टेंगल के शेप में है। तो रेक्टेंगल यानी कि आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, तो बगिया का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है, बराबर 800, यही तो दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लंबाई कितना है बताइए, 2x माने हैं ना, तो 2x एंड चौड़ाई क्या माने हैं, x माने हैं, बराबर 800। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। अब 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को छोड़ देंगे, 800 इधर है और ये 2 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड में होगा, इसको काटेंगे, x स्क्वायर बराबर 400। क्लियर है, x स्क्वायर बराबर 400, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, √400 मतलब 20। 400 का रूट क्या होता है, 20 होता है, यानी कि x बराबर क्या आया, 20 मीटर। अब बताइए, उसकी चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करना था ना, तो बताइए, तो माने थे हम लोग क्या, चौड़ाई बराबर क्या था, इसलिए चौड़ाई बराबर क्या x माने थे ना, तो x हमारा 20 मीटर आ गया, चौड़ाई 20 हो गया। तो लंबाई क्या बोला था, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, और माने थे क्या 2x, तो लंबाई बराबर क्या होगा 2x, यानी कि 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर। तो क्या आ गया, चौड़ाई हमारा 20 मीटर और लंबाई हमारा 40 मीटर। यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। कौन सा स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बोला है, उसका स्थिति पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है, संभव है, तो उसको ज्ञात करना है। चलिए, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 है। तो चलिए, अगर एक चीज बताएं, अगर एक मित्र का आयु अगर हम मान लेते हैं x, ठीक है ना, अगर एक दोस्त जो है उसका एज हम मान लेते हैं वर्तमान एज, यानी कि जो अभी का एज होगा उसका प्रेजेंट एज जो होगा वो हम मान लेते हैं x, तो दूसरा का क्या होगा, दोनों को जोड़ के 20 है ना, तो अगर एक का x मानते हैं तो दूसरा का 20 में से x को माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए एक दोस्त का उम्र है 20 साल, ठीक ना, एक दोस्त का है 20 साल, तो दूसरा का क्या होगा, अगर दोनों को मिला के 50 साल है, दोनों का योग जो है वो 50 साल है, तो योग 50 साल है और पहला का एज है 20 साल, तो दूसरा का कितना होगा, तो 50 जो योग था उसमें से 20 घटा देंगे, यानी कि 30 साल, तभी तो 30-20 मिला के 50 हुआ ना। क्लियर है, तो सेम प्रोसेस यहां करेंगे। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना प्रथम मित्र यानी कि पहला जो मित्र होगा, दोस्त होगा, कि वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, x है ना। पहला जो दोस्त है उसका वर्तमान आयु हम लोगों ने क्या माना, x माना। अब देखिए, अब जो दूसरा मित्र का वर्तमान आयु जो होगा वो क्या होगा, दोनों को जोड़ के 20 है, तो 20 में से x को हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर है, या फिर अगर नहीं समझ आया, देखिए एक चीज और समझिए, पहला का x मानते हैं, दूसरा का y मानते हैं। पहला का मान लीजिए पहला दोस्त का आयु x मानते हैं, दूसरा को y मानते हैं, ये हो सकता है ना। अब दोनों को जोड़ के कितना बोला है, 20 बोला है, तो अब बताइए x का तो x लिख दिए, लेकिन y को भी लिख सकते हैं ऐसे, 20 में इसको इधर ले जाएंगे तो x लिख सकते हैं ना, y बराबर, तो वही तो y बराबर 20 माइनस x लिखें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वर्तमान आयु तो आ गया ना, x और 20 माइनस x, क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था।
अब बताइए अभी का उम्र इसका x है और 20 माइनस x है, तो 4 साल पहले क्या होगा। अगर मान लीजिए अभी क्लास आप 10 में हैं और आपका उम्र 15 साल 16 साल हुआ होगा, आज से 6 साल पहले आपका उम्र क्या था। अगर आप 16 साल के होंगे तो अभी, तो आप 6 माइनस कर देंगे 6 साल पहले, यानी कि 10 साल के होंगे। अगर आप 15 साल के अभी होंगे तो 5 साल पहले आप 10 साल के होंगे। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, अपना जो वर्तमान एज है उसमें जितना साल पहले का बात हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, और जितना साल बाद का अगर बोलता तो प्लस कर देते। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु क्या होगा बताइए। 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगा, तो पहला मित्र का क्या होगा, अभी अगर x है तो 4 माइनस हो जाएगा। क्लियर है, अभी x है तो 4 माइनस, और दूसरा का क्या होगा बताइए। अभी कितना था 20 माइनस x था, तो -4 इसमें भी हो जाएगा ना, तो क्या होगा 20 में से 4 माइनस हो गया तो 16 माइनस x। क्लियर है, ये चीज है। तो बताइए 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु ई वाला है और इतना है, और उसी समय दोनों का गुणनफल 48 था, तो यानी कि इसको और इसको गुना करके कितना होगा 48। चूंकि क्या दिया है बताइए, x माइनस 4 गुना 16 माइनस x बराबर कितना था 48। अब यहां से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण आएगा कि नहीं, देखिए गुना कीजिए तो 16x, इसको चलिए थोड़ा अलग पेन से देखिए, इसको गुना करेंगे तो 16x हो गया, फिर x को करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसको अब इससे करेंगे 16 चौके क्या होता है माइनस 16 चौके 64, ठीक है, और माइनस को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48 होगा। क्लियर है। अब यहां से देखिए क्या बोला है, यहां से एक द्विघात समीकरण आएगा क्या, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहां करते हैं, 4x और 16x कितना हो गया, प्लस में 20x माइनस 64, और इसको 48 को माइनस 48, इधर क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, यहाँ पे माइनस 64 और माइनस 48 कितना दोनों जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस है तो 8 4 12 का 2 हाथ में बचा 1, 10 और 1 11, यानी कि इतना हो गया द्विघात समीकरण। लेकिन देखिए यहाँ शुरू में माइनस है ना, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस वाला सब प्लस में, प्लस वाला सब माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये माइनस था तो प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण आ गया ना। अब जब द्विघात समीकरण आ गया तो यहां से हम लोग x का वैल्यू मूल निकाल कर सकते हैं। अब चलिए तो देखिए इसको मूल से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या बोला है, उनकी आयु ज्ञात करना है, तो उनका आयु कब निकलेगा, जब x का वैल्यू पता रहेगा। तो चलिए इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए चलिए देखिए अब क्या है, यहां पे देखेंगे कि यहां पे हमारा क्या आया था इक्वेशन हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन था ना, ये हमारा इक्वेशन था। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, मूल निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो पहले d बराबर निकालेंगे, तो d बराबर हमको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, चूंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो है d बराबर क्या होगा, b का मान कितना है, देखिए यहाँ 20 है ना d के स्थान पे, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, और c हमारा कितना 112 है। अब बताइए तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस तो प्लस में हो जाएगा, गुना कितना होगा कितना, तो 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 दूनी 8, 4 और 4। देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस 48, d बराबर। अब आप बताइए कि d का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए, d का वैल्यू जो है 0 से छोटा आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, तो क्या होता था, मूल का अस्तित्व होता था नहीं ना। तो क्या होगा, इसका मान ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहां पूछा था ना अगर स्थिति संभव है, तो यह स्थिति संभव नहीं है, चूंकि d जो है 0 से छोटा है,
तो इसलिए यह स्थिति क्या है, स्थिति संभव नहीं है, नहीं है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल, इसको बनाने का जरूरत ही नहीं क्योंकि डी बराबर हमारा क्या आया, माइनस में आ गया। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा और इस पूरे इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 4 का, ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 का भी लास्ट और चैप्टर 4 का भी लास्ट क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है। तो क्या दिया है पहले हमको देखना है। तो परिमाप दिया है ना, कितना परिमाप बोला है, तो 80 मीटर परिमाप, और क्षेत्रफल कितना बोला है, तो क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। बोला है कि परिमाप 80 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो चलिए एक पार्क ही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पार्क हो गया है ना, ये पार्क हो गया और बोला है, चलिए इसका नाम हम लोग देते हैं, इसका A B C एंड D, ठीक है। क्या बोला है, परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400। तो परिमाप और क्षेत्रफल तब निकलेगा ना जब उसका भुजा पता रहेगा। तो भुजा क्या होगा, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो चलिए हम लोग मानते हैं क्या कि जो लंबाई है वो x है एंड चौड़ाई जो है वो y मीटर है, ठीक ना। लंबाई x मीटर एंड चौड़ाई y मीटर। क्लियर। अब देखिए तो यहां लिखेंगे ना, हल में लिखेंगे कि माना कि क्या पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक ना, और चौड़ाई बराबर y मीटर। क्लियर है, लंबाई x मीटर एंड चौड़ाई y मीटर। अब देखिए तो क्या बोला है, परिमाप 80 मीटर है। तो बताइए परिमाप किसको बोलते हैं, तो इस सारे चारों साइड को जोड़ देंगे तो परिमाप निकलेगा। या फिर अगर फॉर्मूला में देखें कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 लंबाई क्योंकि 2 लंबाई है प्लस 2 चौड़ाई क्योंकि 2 चौड़ाई है। तो चूंकि आयत का परिमाप बराबर, या फिर बोले पार्क का परिमाप दोनों सेम है ना, क्योंकि आयत ही क्या है, पार्क है। कितना दिया है, 80 मीटर, और हमको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया, 80 मीटर। ये होगा ना, क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए 2 से ही कटेगा 40 बार में, यानी कि लंबाई जो होगा और चौड़ाई जो होगा वो कितना होगा, 40 मीटर के बराबर होगा। और लंबाई को हम लोगों ने क्या माना है, x माना है। तो क्या होगा, x प्लस चौड़ाई को y माना है बराबर 40। बताइए हमारा इक्वेशन 1 होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन 1 आ गया ना। अब चलिए इक्वेशन 1 आ गया तो अब इक्वेशन 2 निकालते हैं। कैसे, एक और केस तो दिया है कि क्षेत्रफल 400 मीटर है। तो चूंकि क्षेत्रफल बराबर 400 और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सबको पता होगा, और फिर पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400, ठीक ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि दिया है क्या, पार्क का क्षेत्रफल। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, आप लोग लिख लेंगे इसको। क्षेत्रफल बराबर 400 यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में 400। अब जब 400 है तो हम लोगों ने लंबाई को x माना है, गुना चौड़ाई को y माना है, और यहाँ 400 गिवन है, ठीक है। अब जब गिवन है तो बताइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन 2 इसको मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोगों को आंसर यहाँ पे लाना होगा। तो चलिए इसको इरेज करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, या फिर इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक ना। इसको साइड कर देते हैं, हाँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। क्लियर है, ताकि बाद में आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने यहाँ कर दिया। चलिए इसको यहाँ कर देंगे। देखिए इसको जो है इसको हम लोग पर बैक करते हैं। चलिए यहाँ हो गया। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गया ना हमारे पास, क्या
एक इक्वेशन तो है x प्लस वाई बराबर 40, एक इक्वेशन है हमारे पास क्या x इंटू वाई बराबर 400, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्लियर है? अब बताइए यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा 40 माइनस वाई होगा, x बराबर 40 माइनस वाई, वाई को हम लोग इधर ले जाएंगे होगा। अब जो इसका आया x का मान, x का जो भी मान आया यहाँ से मान कहाँ, तो समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या था, x गुने वाई बराबर में 400, यानी कि x का मान 40 माइनस वाई, तो 40 माइनस वाई और यहाँ ऑलरेडी y बराबर 400। अब यहाँ से देखिए क्या होगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। क्लियर है? यहाँ से हमारा एक आया। अब इसको अगर हम लोग द्विघात समीकरण में लिखेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर पहले कर देंगे प्लस 40 वाई, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 400 बराबर 0, माइनस को प्लस करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। अब बताइए ये हमारा द्विघात समीकरण में आया ना। अब ये द्विघात समीकरण में आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका d निकालेंगे, अगर अस्तित्व होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग इसका। देखिए यहां से एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि ये हमारा द्विघात समीकरण में आया है, या फिर अगर इस तरह का समीकरण 1 और 2 था तो सिर्फ x और y का वैल्यू प्राप्त करना होता हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ विलोपन ऐसे वैसे पुट करके प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते थे। लेकिन बोला है क्या पार्क बनाना संभव है, तो पार्क बनाना तभी संभव होगा जब d का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अगर d का वैल्यू पॉजिटिव में आया तो संभव है, अगर नेगेटिव में आया तो संभव नहीं है। सेम तो यहाँ क्या करेंगे अब हमको पता है चूंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो d बराबर क्या होगा बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 40 की जगह b है ना, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे y खाली है तो 1, c का वैल्यू 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, प्लस में माइनस 4 चौके 1600। अब देखिए तो d बराबर क्या आया हमारा 0 आया, यानी कि d बराबर अगर 0 आ गया तो हमारा जो मूल होगा क्या होगा, मूल अस्तित्व में होगा, मूल का अस्तित्व होगा और इसका 2 समान मूल आएगा, यानी कि जो x का वैल्यू आएगा 2 बराबर भाग में आएगा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया d बराबर 0। अब सेम हम लोग फाइंड करेंगे, तो आपको पता होगा मूल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मूल का जो फॉर्मूला होता है मूल का, यानी कि x का, लेकिन यहाँ इक्वेशन में हमारा y है ना, इक्वेशन में y है तो यहाँ पे x ना लेकर के क्या लेंगे हम लोग y लेंगे। ठीक है, तो मूल बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। क्लियर है? अब देखिए तो यहाँ से y बराबर क्या होगा माइनस, और b कितना है हमारा, तो b इस इक्वेशन में माइनस 40 है ना, तो माइनस 40 यानी कि दोनों माइनस माइनस प्लस 40, प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में d का मान 0 तो रूट अंडर 0, 2a तो 2 गुना a का वैल्यू 1 है तो 1, यानी कि y का वैल्यू 40 रूट 0 यानी कि 0 बटा में क्या प्लस माइनस 0 बटा में 2 हो गया, यानी कि y का वैल्यू क्या आएगा 40 प्लस 0 यानी कि 40 बटा 2 और माइनस 0 यानी कि 40 माइनस 0 यानी कि 40 बटा 2, यानी कि 20 जो है हमारा क्या आएगा y का वैल्यू आएगा। तो y बराबर क्या आ गया हमारा 20 मीटर, y बराबर क्या आ गया 20। अब आप बताइए अगर y 20 हो गया तो y हम लोग क्या माने थे, तो माने थे ना हम लोग चौड़ाई बराबर y, तो इसलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे कि हाँ यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे मूल अस्तित्व है, इसलिए क्या होगा पार्क बनाना संभव है। ठीक है ना, पार्क बनाना क्या है संभव है, क्योंकि मूल 0 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसलिए क्या y बराबर कितना आया 20 आया, तो पार्क की चौड़ाई बराबर कितना आ गया 20 मीटर। क्लियर है, पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। अब जब y का वैल्यू हमारे पास है, y का जब वैल्यू हमारे पास है तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना,
x का वैल्यू कैसे, यहाँ इक्वेशन जो हमारा 1 है उसमें पुट करके, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपको सिर्फ समझाते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस कम है। y बराबर 20, तो यहाँ 20 पुट करेंगे y की जगह पे, 20 पुट करेंगे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर भी 20 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा लंबाई है और चौड़ाई जो है, लंबाई भी क्या होगा, लंबाई भी 20 मीटर। कैसे, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना बोला था, दोनों मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आया था हमारा, 40 आया था ना। तो जब y बराबर 40 आ गया, 20 आ गया, तो x बराबर 20 आएगा। तो यहाँ से चौड़ाई और लंबाई हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।